तो उत्तराखंड में नेताओं को खुश करने के लिए बनाए जाने वाले दायित्वधारियों पर राज्य सरकार दिल खोल कर मेहरबान है। सरकारी खजाने लुटाने की तैयारी हो रही है, आरोप विपक्ष लगा रहा है। एक दायित्वधारी सरकार को 2 लाख रुपए प्रति माह का पड़ेगा। 2 लाख रुपए। इन दायित्वधारियों से राज्य सरकार को क्या फायदा होता है और क्या फायदा होगा, इस बात का जवाब 23 सालों से नहीं मिल पाया, जब से उत्तराखंड बना। इनके वेतन भत्तों से सरकारी खजाने को जो बोझ उठाना पड़ता है, वो एक अलग विषय है। उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारी, दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य मंत्री, उनके मानदेय में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी। अब इन ओहदेदारों का वेतन 45,000 रुपए हो गया। 45,000। टैक्सी के हर महीने किराए में 20,000 रुपए बढ़ोतरी की गई। जो 20,000 था वो 80,000 रुपए हो गया सीधा। और भी बहुत कुछ तोहफे इन दायित्वधारियों को मिले हैं। अब विपक्ष इस मेहरबानी की वजह पूछ रहा है कि सरकार बताए कि आखिरकार इन दायित्वधारियों पर सरकार इतना मेहरबान क्यों है। पहले दायित्व को लेकर सवाल कभी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने पूछे थे, तब तिवारी सरकार हुआ करती थी। अब इन दायित्वधारियों के वेतन बढ़ाने के पीछे क्या कोई सियासी वजह है, या फिर दायित्वधारी सरकार के विकास के कार्यों में रफ्तार देंगे? यह भी एक पहेली है। आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए एक आदेश से उत्तराखंड में सियासत की लपटें सुलग उठी हैं। दरअसल सरकार ने प्रदेश के दायित्वधारी मंत्रियों के मानदेय में भारी इजाफा करते हुए उनको कई सारी सुविधाओं का तोहफा दे दिया है, जिसको लेकर 26 अक्टूबर 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब दायित्वधारियों के खर्च वो विभाग, निगम, आयोग और बोर्ड उठाएंगे जिनमें उन्हें नामित किया गया है। शासन के इस आदेश से दायित्वधारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। आदेश के मुताबिक दायित्वधारियों को सरकार ने मानदेय में भी वृद्धि कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है, जिसके मुताबिक 45,000 तनख्वाह, 80,000 महीना टैक्सी के लिए मिलेंगे। पहले टैक्सी का किराया हर महीने 60,000 रुपए हुआ करता था, जिसमें 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसमें वाहन के साथ चालक, गाड़ी की देखरेख, ईंधन का खर्च भी शामिल है। और यदि दायित्वधारी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें 40,000 रुपए हर महीने भुगतान किया जाएगा। बाद में ट्रेन, एयर टिकट, स्टाफ, ऑफिस की सुविधा भी दी जाएगी। रेल से यात्रा करने पर फर्स्ट एसी में एक बर्थ और एयरप्लेन से यात्रा में बिजनेस क्लास की एक सीट मिलेगी। एक महीने में 2 बार हवाई जहाज की यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान किसी किराए या बिजली के बिल का भुगतान किए बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा भी इन दायित्वधारियों के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सरकारी आवास और कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय का आवासीय भत्ता अधिकतम 25,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। इसमें सरकारी दफ्तर के लिए कार्यालय भत्ता अधिकतम 10,000 और आवास भत्ता अधिकतम 15,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं टेलीफोन, मोबाइल के लिए 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15,000 रुपए हर महीने एक व्यक्तिगत सहायक और 12,000 रुपए महीने पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने के लिए धनराशि दी जाएगी। हमारे बहुत से मित्र, हमारे भाई जो समाज में अपनी सेवाएं दे रहे थे, सरकार में सेवाएं दे रहे थे, अभी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दायित्व दिया गया है। और आप जानते हैं अनेकों बार इस प्रकार के जो हमारे दायित्वधारी, जो हमारे सम्मानित लोग होते हैं,
वो सरकार को पूर्णतया सहयोग करते हैं, वो हमारे हैंड्स बन के काम करते हैं। उनकी सुविधाओं में थोड़ा इजाफा जरूर सरकार की ओर से किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे हम विधायकगण हो या अन्य तो जो भी हो, अब आप कर्मचारियों की बात करें, वहां भी महंगाई भत्ता हम बढ़ाते हैं। हमारे विधायकों के लिए भी इस प्रकार के कभी कभी बढ़ोतरी होती है, तो स्वाभाविक तौर पे यदि हमारे वो भाई भी यदि हमारे जो जिनको दायित्व दिया गया है, तो पहले की अपेक्षा उनके उस वेतनमान में और जो उनको फ्यूल का जो भत्ता है वो बढ़ाया गया है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको अदरवाइज नहीं लेना। शासन के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां दायित्वधारी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे फिजूल खर्ची करार दे रहा है। पिछली सरकारों में भी जब जब दायित्वों का निर्धारण हुआ है, तब तब जो है इस प्रकार की सुविधाएं उनके लिए उल्लिखित की गई थी। और चूंकि कई बार प्रशासकीय विभाग की भी कुछ जिम्मेदारियां दायित्वधारियों के ऊपर रहती हैं, सरकार की विभिन्न प्रकार की योजना और कार्यक्रम से उनको जोड़ने का काम रहता है, और उन योजनाओं को लेकर दायित्वधारियों का पूरे प्रदेश में प्रवास क्रम भी रहता है। उस नाते चूँकि प्रवास की अधिकता के कारण उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो 2-3 साल पहले की एक व्यवस्था थी, वाहन की कितनी सुविधा मिलनी चाहिए या मानदेय की कितनी मिलनी चाहिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने वर्तमान में निर्धारित किया है। राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है। इस राज्य में आयोजनागत खर्चे जो हैं वो इतने हैं कि पूरे बजट का बड़ा हिस्सा वो नॉन प्लान में चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। रोल बैक करना चाहिए, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। दायित्वधारियों को जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उन्हीं को जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूं अगर जनता के हित में सरकार निर्णय करे तो इस काम को करना चाहिए। रोल बैक करें, तत्काल इसको रद्द करें अपने निर्णय को। तो सियासत है और सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। दायित्वधारियों पर सरकार की मेहरबानी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कुंवर जपेन जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी है, कांग्रेस का चेहरा है, और साथ ही साथ रविंद्र आनंद हमारे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। जपेंद्र जी, दायित्वधारी कभी तिवारी सरकार में कहा करते थे कि आखिरकार इनको मानदेय क्यों दिया गया, आप लोग सवाल किया करते थे। इस मेहरबानी के पीछे वजह जान सकता है उत्तराखंड कि आप इतने मेहरबान इन दायित्वधारियों पर क्यों हो रहे हैं? आपने तिवारी जी का जिक्र करा। तिवारी जी के समय में 200+ दायित्वधारी हुआ करते थे जी, इसलिए वहां सवाल उठे थे। हमारे पास तो 21 ही हैं और अच्छा। सभी को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो एक उनके अनुरूप मानदेय है उसमें उतनी ही थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जो कर्मचारियों को अगर आज हम देखें पे अच्छा थोड़ी सी। आप तो राजनीति में किस लिए आते हैं? सेवा के लिए, मेवा के लिए? सेवा के लिए। सेवा के लिए। तो सेवा के लिए मेवा क्या चाहिए आपको? नहीं, अब आप जो दायित्वधारी बनाए गए हैं, जो जनता के उपयोग के लिए योजनाओं में सरकार के मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगा क्योंकि कई बार मैंने दायित्वधारियों के मसले पर चर्चा की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की। मुझे इस पूरे उत्तराखंड के अंदर एक दायित्वधारी का नाम बताइए जिन्होंने 6 महीने के भीतर अपना रिपोर्ट कार्ड कर रखा हो। सिर्फ एक दायित्वधारी का नाम बताइए, मैं पूरी डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा पूरे उत्तराखंड की तरफ से आप लोगों के लिए। सिर्फ एक दायित्वधारी का नाम बता दीजिए, बताइए। आने वाले 6 महीने में अगर आप देखेंगे, आपने 10 साल राज किया कुंवर साहब, 10 साल राज किया। एक दायित्वधारी का नाम बताइए जिसपे आपने लाखों रुपए खर्च किया और उसने रिपोर्ट कार्ड पेश किया हो। एक दायित्वधारी का नाम। हम पीछे क्या हुआ, हम उस पे क्यों? आपकी सरकार नहीं रही क्या? खंडूरी जी ने दायित्व नहीं दिए क्या? निशंक जी ने दायित्व नहीं दिए? दायित्वधारियों को आप ये कह रहे हैं कि खंडूरी जी और निशंक जी ने दायित्व नहीं दिए? सरकार का मानना है। आप ये कह रहे हैं कि खंडूरी जी और दायित्व नहीं दिए खंडूरी जी ने, या फिर दायित्व नहीं दिए निशंक जी ने, या त्रिवेंद्र सरकार ने दायित्व नहीं दिए?
दिए कि नहीं दिए? हम तिलक जी आप ही की बात को आगे बढ़ा देते हैं जी। वर्तमान में जो जितने भी दायित्व बांटे गए हैं सभी को ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड काम इन्हें टास्क दिए गए हैं और अगले 6 महीने में आप देखेंगे। सर खाली इसके पीछे की वजह बता दीजिए। आपने कहा कि हम सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, तो फिर इस महानदेय के पीछे की वजह बता दीजिए, आपने क्यों बढ़ाए? एक रीजन बता दीजिए। आप मंत्रियों को कह रहे हो कि बाहर का दौरा मत करो विदेश का, वो सुनते नहीं है, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन दायित्वधारियों की आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझा दीजिए बस मुझे। देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी करी जैसा कांग्रेस के शासनकाल में होता था। तो ये तो संविधान द्वारा, ये तो तिलक जी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप। सर संविधान में कहाँ लिखा है मानदेय बढ़ाओ दायित्वधारियों के? उसमें दायित्वधारी जो बढ़ाने का कुंवर साहब संविधान में कहाँ लिखा है मुझे भी पढ़ा दीजिए सर। मैं तो माना कि कम पढ़ा लिखा हूं आपसे, लेकिन पढ़ा दीजिए कहाँ लिखा है संविधान में दायित्वधारियों को आप मानदेय दीजिए। देखिए ये मानदेय जो होता है समय समय पर विभिन्न सरकारें, कौन सी सरकार आप हमें ये बताएं कि जिस सरकार ने दायित्वधारी बिना मानदेय के बनाए हो? कोई एक सरकार बता दीजिए आजादी के बाद। आज भारतीय जनता पार्टी आज ही अपने सभी मानदेय वापस ले लेगी। आजादी के बाद से निरंतर 60 वर्षों तक जो काम हुए हैं, आप मुझे ये नहीं समझा पाए कि इसके पीछे की वजह क्या है कि आपने मानदेय क्यों बढ़ाया। खैर गरिमा जी जितेंद्र जी आपको चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक उदाहरण पेश करिए। आपने भी तो दायित्वधारियों पर खूब मेहरबानी बरसाई, आज हम कर रहे हैं, हमारी सरकार है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए निश्चित रूप से जो पहले हमारे निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, उनके अभूतपूर्व कार्यों को याद किया जाता है और इस बात के लिए उनकी सरकार की निंदा भी होती है कि बहुत लंबी फहरिस्त उन्होंने दायित्वधारियों की या लाल बत्तीधारियों की बना दी थी या लोगों को बना दिया था। और जो बात गलत है वो गलत है, उसको मैं भी स्वीकार करती हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें जल्दबाजी हुई या उसमें डिसीजन मेकिंग में वो गलत था, नहीं बनाए जाने चाहिए थे। व्यक्ति की काबिलियत देखकर या उसके योगदान को देखकर प्रदेश कितना लाभान्वित हो सकता है। तो जी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी, मेरी याददाश्त कमजोर जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं। तिवारी जी ने जो बांटे थे दायित्व वो अपनी सरकार को बचाने के लिए बांटे थे। प्लीज कंटिन्यू। देखिए ये तो अब क्योंकि उस वक्त आप ज्यादा सक्रिय पत्रकारिता में रहे होंगे तो आपको ज्यादा पता होगा। नहीं मुझे याद है। हाँ मैं वही आपको बता रही हूँ, लेकिन राज्य के ऊपर ना इतना कर्जा था, पहली निर्वाचित सरकार थी और एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था कि हम किस तरह से इस नए राज्य के साथ इसको आगे प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो पहली निर्वाचित सरकार होने के नाते हर कोई अपनी अपनी नीतियों के साथ शुरुआत करता है। वो नीतियां फेल भी हो सकती हैं, वो पास भी हो सकती हैं। तो कई चीजों में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि भूतो न भविष्यति अभी तक हुआ ही नहीं, उतना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं ला पाया, उतने मेडिकल कॉलेजेस, उतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आपको क्या लगता है कि सरकार के पीछे, इसके फैसले के पीछे वजह क्या है? फैसले के पीछे दो वजह हैं। एक तो ये कि ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। गुटबाजी, सिर फुटौल, नूरा कुश्ती इतना अपने चरम पर है कि उनको पुचकारने के लिए, उनको साधने के लिए इस तरह का चुग्गा फेंका जा रहा है और एक तरह से रिटेलिएशन हो रहा होगा या रिएक्शन हो रहा होगा या आक्रोश इन दायित्वधारियों में होगा। मैं माननीय हरीश रावत जी की सरकार में आपको ले जाना चाहती हूँ तिलक जी, कि माननीय हरीश रावत जी के समय पर, क्योंकि मैं सक्रिय राजनीति में थी और मुझे बहुत ही कैटेगोरिकली याद है कि उन्होंने दायित्व तो दिए लेकिन आगे से ब्रैकेट में लिख दिया अवैतनिक। न वेतन रखा, न गाड़ी रखी, न घर रखा, और आप नाम कहेंगे मैं नाम बताऊंगी, ऑफिस तक नहीं मिले थे। आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी के पास दायित्व था, न घर था, न गाड़ी थी, न ऑफिस नहीं था सर, मैडम ऑफिस नहीं था, काम भी नहीं था उनके पास, वेतन भी नहीं था। नहीं काम क्यों नहीं था, विभाग दिया गया था, उनके मार्गदर्शन से विभाग चल रहा था। हाँ। वही डॉक्टर आरपी रतूड़ी उस समय कांग्रेस में थे, उनको दिया गया। विजय सारस्वत जी जो हमारे संगठन महामंत्री है, उनको दायित्व दिया गया, लेकिन इनके आगे जितेंद्र जी ये कह रहे हैं हमारे वाला फॉर्मूला अपना लेते, दिक्कत क्या थी? मैं वही आपको कह रही हूँ। फिर रविंद्र जी आपके पास। माननीय हरीश रावत जी ने वो फैसला इसलिए लिया क्योंकि राज्य अफोर्ड नहीं कर सकता था, हमारे संसाधन इतने लिमिटेड थे और ये सब जमे जमाए नेता हैं।
कुंवर साहब, इसमें दिक्कत क्या थी? आप भी यही फॉर्मूला अपना लो। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कुंवर जपेंद्र जी से और तमाम भाजपाइयों से कि यदि राज्य की सेवा करने की भावना हो तो इतना भारी भरकम मानदेय और गाड़ी घर बंगला, अभी तक घर से बाहर बैठे थे क्या? कड़कड़ाती ठंड में बैठे थे देवेंद्र भसीन से लेकर पुरोला के राजकुमार। क्या जेब में कुछ नहीं है इनके, जो इनकी जेबों को भी भर रहे हो, कुंवर साहब जल्दी से दे रहे हो? क्या अभी तक ये घर से बाहर बैठे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 21-22 दायित्वों को बांटा है और उसमें बहुत न्यूनतम वेतन और न्यूनतम सुविधाओं से उन लोगों को सरकार के सहयोगी के रूप में विभागों के कार्यों के लिए, विकास कार्यों की प्रगति के लिए उन लोगों को काम दिया गया है, बहुत ही न्यूनतम व्यय के ऊपर। तो हमें लगता है कि कहाँ 200 पार की संख्या और कहाँ 21 की संख्या, तो ये शायद कांग्रेस के दायित्वधारियों की उपेक्षा से सिर्फ 10% ही होते के बराबर पड़ रहा है भाई साहब। एक दायित्वधारी 8 उपनल कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ता ले रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या काम करेंगे ये दायित्वधारी? बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने, तिलक जी ने, कि ये दायित्वधारी आके देश प्रदेश की प्रगति में, उन्नति में, विकास में क्या योगदान देते हैं? एक सम्मान के अलावा ये और कुछ नहीं है। ठीक, ये बात कम से कम गरिमा जी आपने खुलकर कही, यानी कांग्रेसियों को भी ये बात समझ में आ गई। खैर, एक मिनट रविंद्र जी, कह रही हूँ कि हम अवैध में क्यों, आपने अपनी सरकार का जिक्र किया। ये जो दायित्वधारियों वाला मसला होता है ना रविंद्र जी, ये बड़ा है आगे कुआं पीछे खाई किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। अब जैसे कांग्रेस शासनकाल में बोगड़ा जी का शासन हुआ, बोगड़ा जी ने कहा कि नो नेवर, बोले कैप लगा दी, 20 से ऊपर नहीं, और वही दायित्व का मसला जी का जंजाल बन गया। रोज लिस्ट जाती थी, मालूम है ना कहां से, वो कहते नो नेवर, वही जज वाला हिसाब। तो ये दायित्व वाली जो कहानी है बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे लॉजिक क्या है जो दायित्वधारियों पर इतनी मेहरबान हुई है सरकार? रविंद्र जी, देखिए चावला जी, सॉरी माफी चाहेंगे, एक बहुत पुरानी कहावत है। तिलक जी, ये सवाल आपने इनसे पूछ लिया यार, ये तो खुद दायित्वधारी रहे हैं। मैं बताऊंगा ना आपको, मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस के समय, मैं आपको बताऊंगा, आप सुनिए, मैं आपके समय पर नहीं बोला। चावला जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, फ्री का चंदन घिस रघुनंदन और गहरे तिलक लगा बाबा। ये पुष्कर सिंह धामी बाबा गहरे तिलक लगा रहे हैं क्योंकि फ्री का चंदन है इनका। अब मेरी बात जो इन्होंने करी है उसका भी जवाब ये सुनने में, मंडी समिति में अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन ना मेरे को कोई तनख्वाह मिलती थी, ना मेरे को कोई कर्मचारियों का खर्चा था, ना मेरे को अलग से कोई कार्यालय था। जो कार्यालय सचिव का था मैं उसी में जाकर के थोड़ी देर बैठा करता था। ये माननीय हरीश रावत जी ने जो व्यवस्था बनाई थी, हमने उस व्यवस्था को फॉलो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दायित्वधारी रहे हो, कभी रिपोर्ट कार्ड रखी जनता के सामने? बिल्कुल रखा। कहाँ रखा? मैंने जो काम किया वो तो सरकार ने भी उसका अनुसरण किया। सरकार ने कहा रविंद्र आनंद और देहरादून की मंडी समिति जो काम कर रही है, बाकी 20 मंडियां वैसा काम क्यों नहीं करती? सर, ये हरक सिंह रावत ने सर्टिफिकेट बांटा होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है रविंद्र जी, गरिमा जी जानती होंगी। नहीं, गरिमा जी पूरा उत्तराखंड जानता होगा, लेकिन ये हकीकत है कि दायित्वधारियों चंदन तो फ्री में बहुत लोगों ने लगाया ना, कि नहीं लगाया? बिल्कुल। ये जो सायरन घूमते थे उसी को देखकर तो जनता चिड़ी थी कि नहीं रविंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो कल्चर था ना, लेकिन बिल्कुल। हाँ, मैंने तो आपको जो बात कही ना, हर किसी ने इस्तेमाल ना किया। तो हमें गाड़ी मिली, ना हमने मांग करी, और माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि ये बहुत गरीब प्रदेश है, ये कर्जे के नीचे दबा हुआ प्रदेश है, अपने संसाधनों पर काम करो और सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। और क्या ऐसे कोई दायित्वधारी नहीं थे जो उत्तराखंड के थे ही नहीं रविंद्र जी? जी, कोई ऐसे थे नहीं दायित्वधारी जो उत्तराखंड के थे नहीं? ऐसे भी होंगे, जरूर रहे होंगे। अच्छा, नहीं, नाम लीजिए ना, दिक्कत क्या है? तो इसके बारे में जब किताब खोली रही है तो पूरी किताब खोलिए ना, दिक्कत क्या है रविंद्र भाई? पूरी किताब खोलिए, आप तो दायित्वधारी रहे हो। उत्तराखंड के ना होते हुए भी उत्तराखंड के दायित्वधारी बने कि नहीं? से यस और नो? जी, हुआ ना सर?
जी चावला जी, एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको। जी देखिए, वैसे तो हमें व्यक्तिगत बात करने का अधिकार नहीं है, फिर भी हाँ। हमारे बड़े भाई विश्वास डाबर जी, शहर के 10 बर्नार्डों में, शहर के कह रहा हूँ, शहर के 10 करोड़पतियों में उनका नाम आता है। हाँ। उनको क्या पैसे की आवश्यकता है? क्या हमारे बड़े भाई जो कि प्रचार्य भी रहे डीएवी में, जिनकी अभी बहन हमारी बात कर रही थी, बसीन जी, उनको, बसीन जी, क्या उनको कोई आवश्यकता है 1.5-2 लाख रुपए महीने की फैसिलिटी की? देखिए, सरकार ये क्या करने जा रही है? कुंवर साहब जवाब दीजिए। प्रदेश को जो पहले कर्जे के नीचे दबाए मेरे कुंवर भाई, साहब, ये वैलिड सवाल है, ये वैलिड सवाल है, चाहे गरिमा जी हो चाहे फिर रविंद्र जी। सर 65,000 का कर्जा है एक मासूम बच्चे के ऊपर भी उत्तराखंड में सर पर, है ना? और आप दायित्वधारियों को कह रहे हो जिनको जरूरत नहीं है, जिनका पेट भरा हुआ, आप उनको कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे लिए देखिए 56 भोग के लड्डू खाओ। देखिए तिलक जी, ये तो एक हर व्यक्ति की, हर दल में और हर प्रदेश के अंदर, और हम ये मानते हैं उत्तराखंड में भी ये एक नैतिकता का विषय है कि अगर हम मान लीजिए बिना मानदेय के प्रदेश की सेवा कर सकते हैं, तो हम चाहे किसी भी दल से संबंधित रखते हो, नहीं, आपने रविंद्र जी पर टोपी डाली, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिया, उन्होंने कहा मैंने मानदेय नहीं मिलता था मुझे, आपके सामने अभी वो बोल रहे थे। तो भाई अगर उन्हें नहीं मिलता था लेकिन बाकियों को तो मिलता था। अच्छा, ऊपर वाली कमाई की बात कर रहे हो? ऐसा तो नहीं था कि किसी को भी नहीं मिलता था। नहीं तो ये सर, नियम तो सबके लिए एक ही होगा ना कुंवर साहब। ये तो अपने अच्छा, ऊपर की कमाई की बात कर रहे हो आप? कि आप किस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आप प्रदेश हित की राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तिगत हित की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप इन मानदेय, सर ये पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया बनाया आपने, कौन प्रदेश हित में कर रहा है, कौन जो जनहित में कर रहा है, कौन व्यक्तिगत कर रहा है, वो तो आपके सामने कह रहे हैं। अगर यही नियम आप ही लागू कर दे तो दिक्कत क्या है? नहीं गरिमा जी? बिल्कुल, हमें कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए प्रदेश के अंदर तिलक जी, जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो और इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा दृढ़ हो, जो ये कहे कि नहीं, अब राज्य नहीं अफोर्ड कर सकता, ना इन सायरेंस को टॉलरेट कर सकता है, ना इनकी धमक और हनक को टॉलरेट कर सकता है। वही जो परफॉर्म करेगा उसी को सम्मान मिलेगा। इस तरह की बात करने वाला कोई नेतृत्व चाहिए, ये नहीं कि केवल साधने के लिए या खुश रखने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। मैं एक बात आपको बताऊं कि 25,000 करोड़ रुपया राजस्व के कमाई का लक्ष्य रखा गया वित्तीय वर्ष में। कमाई हुई है केवल 16,000 करोड़, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विभागों में बजट खर्च नहीं हो रहा, वित्तीय वर्षों का लैप्स हो रहा है बजट, बिकॉज उदासीनता इतनी है, अकर्मण्यता और निष्क्रियता इतनी है, तो वो नहीं हो रहा। हाँ, मुफ्ती शामून काजमी जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, बिजनौर से आए हुए हैं, वो उत्तराखंडी मूल के हैं ही नहीं, वो यहाँ के रिहायशी है ही नहीं। वो तो सबकी सरकार में होता था ना शामून काजमी। नहीं, सबकी सरकार में हुआ, दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी दायित्व मिला है। हुआ तो बहुत गलत हुआ, उस परिपाटी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं नहीं तो फिर नहीं, आप ये कहते हो कि ये दवाई जपेंद्र जी आपको खानी पड़ेगी, हमारी कसम, लेकिन जब सत्ता में हो तो तब आप क्यों नहीं खाते हो वो दवाई? वही दवाई आपको भी तो जरूरत थी ना जब आप सत्ता में थे। मैं वही तो कह रही हूँ कि कार्यकर्ताओं को इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाना होगा, जिसकी भी सरकार होगी ये कहना होगा। और नहीं रविंद्र जी, आप पुराने कांग्रेसी रहे हो, मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा एक बात पे जिन्होंने इनका नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा सार्वजनिक रूप से, अगर आप कहोगे तो मैं नाम ले लूंगा, जो रोज बहुगुणा जी को कहते थे कि आज दायित्व दो वरना फिर दिक्कत। होता था कि नहीं होता था? रविंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? रोज कांग्रेस संगठन की तरफ से जाता था कि इनको दायित्व देना चाहिए। किशोर उपाध्याय जी रोज लिस्ट भेजते थे कि नहीं भेजते थे? तो फिर ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो बोगना जी कह रहे थे कि मैं नहीं दूंगा दायित्व? विवाद हुआ ना उसी बात को लेकर कि नहीं हुआ? तो फिर जब आप सत्ता में थे तब वो दवाई क्यों नहीं खाते आप? मैं ये कह रहा हूं, फिर या तो बोलिए कि हम लोग संगठन खड़ा है पूरा मुख्यमंत्री के साथ, जो कहा उन्होंने सही कहा, किसी को नहीं मिलेगा दायित्व, फिर सबको दायित्व चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा तिलक जी कि अगर सम्मान देने के नाम पर देना है,
जैसे इस हमारी प्रदेश में कार्यकारिणी जो भी में भी मुखिया होता है, बना कई है लोगों को सम्मानित करने के उसने लिए अपने प्रदेश लोगों सचिव को बनाते सेट हैं, करने के प्रदेश लिए प्रवक्ता बनाते सभी हैं, नियम, महामंत्री बनाते हैं। तो सभी यदि ये एक दायरे सम्मान लाए हैं। देने का तरीका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका खर्च राज्य को वहन करना पड़ रहा है तो 1,000 बढ़ाने पर भी इस पर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आज आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियां कह रही हैं कि हम सालों साल से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, नहीं बढ़ाया जा रहा है और हम सड़कों पर 15 जनवरी से उतर जाएंगे। आप जानते हैं 7,000 रुपया मानदेय है, 8,000 रुपया मानदेय है एक आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, और महंगाई देख लीजिए क्या है। तो कितना काम उनसे आप लेते हो, उसके बदले में आप 7-8 हजार रुपया उनको महीने भर का देते हो, तो कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेंगी? इस तरफ ध्यान दिए जाने की ठीक, जरूरत कुंवर है। साहब जल्दी से रेट, फिर उसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। रविंद्र जी, निश्चित तौर पर आंगनवाड़ी छप्पर फाड़ के मिल जाता। और विश्वास जाबर केवल अरबपति नहीं है, उनकी बहन को भी दायित्व, उनकी बहन भी बाल आयोग की अध्यक्ष है। निर्णय होने तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भी कुछ के चल रहा है। साथ साथ कुंवर साहब, नहीं, कुंवर साहब डिनाई करें अगर मैं गलत कह रही हूँ। विश्वास जाबर को आप 3-3 लाख का मानदेय देंगे, उनकी बहन को बाल आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे आप बताइए? और जरूरत नहीं है परिवार को, अरबोपति है परिवार, कई अपने क्लिनिक हैं, अस्पताल हैं, कुंवर साहब, कई बिजनेस चल रहे हैं, एक नहीं। उनको हाथ के 2 लाख रुपए क्या लगेंगे? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार ने निश्चित तौर पर निर्णय ले लिया है और बहुत जल्दी। सर ये निर्णय आप दायित्वधारियों के लिए 24 घंटे में ले लेते हो, दायित्वधारियों के लिए 24 घंटे में आप निर्णय ले लेते हो। 1 मिनट गरिमा जी, आपको 24 घंटे नहीं लगते सर, 23 घंटे में ऑर्डर निकल आता है कि भैया दायित्वधारियों की तनख्वाह बढ़ाओ। आशा कार्यकर्तियों की तनख्वाह कितनी है सर? तब आप लोगों को दायित्वधारियों की चिंता आती है, तब आशा कार्यकर्तियों की नहीं। वहां तो सर सैकड़ों परिवार खड़े हुए हैं। आशा कार्यकर्तियों की संख्या हजारों में है और उनके मानदेय को बढ़ाने में निश्चित तौर पर सरकार बहुत संजीदगी से निर्णय लेने जा रही है। सर आप बताइए ना, वो संजीदगी कहाँ है? आपको तो 6 साल गुजर गए, वो संजीदगी कहाँ गई सर? तिलक जी हमें 2 मिनट तो दीजिए। आपने ठीक है, आपने जितने ताने कसने हैं कस लीजिएगा, लेकिन हमें 2 मिनट तो दीजिए। हमारा अधिकार है कि नहीं है बोलने का? सर मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, दिक्कत क्या है? हम आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं, आप हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए जी। ठीक है, आशा कार्यकर्तियों को निश्चित तौर पर मानदेय बढ़ने जा रहा है, उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे राज्य कर्मचारी विभिन्न विभागों में हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार सभी के मानदेय को लेकर संजीदगी के साथ उनकी बढ़ोतरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। आज ये हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि हमने 21-22 दायित्वधारी बना दिए और उन दायित्वधारियों को लेकर आज विपक्ष बड़े बड़े सवाल कर रहा है। तो कहाँ 200 दायित्वधारी और कहाँ मात्र? सर आपके कहने पर तो लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं, यहाँ पर मानदेय छुड़वा देते काफी होता। खैर रविंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। अभी चलते चलते दायित्वधारियों का किस्सा भी समझा दूंगा सर, ये अभी लेटेस्ट है, 4 दिन पुराना, 5 दिन पुराना, बताऊंगा आपको। रविंद्र जी। चावला जी देखिए, मैं यही बात कहने वाला था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, जो कि 16 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए हो सकती है। लेकिन ये ऐसे लोगों को जो पहले से अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको पद भी देंगे, उनको दायित्व भी देंगे और उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे, जबकि उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कहा जा सकता है ना कि ये अमीरों की सरकार है। ये तो तय हो गया ना, ये साबित हो गया ना कि अमीरों की सरकार है। गरीबों को कह रही है सब्सिडी छोड़ दो और अमीरों के घर भर रही है। तो ये तो तय है और ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि ये अमीरों की, करोड़ों की, खरबपतियों की सरकार है। देने चाहिए ना किसी भी सरकार को। एक बात और बोल देता हूँ रविंद्र जी, चावला जी, और बोल देता हूँ, हमारे बड़े भाई कुंवर जपेंद्र जी भी इसी लाइन में है। ये भी इंतजार कर रही है पर्ची आने का कि मेरी पर्ची कब निकलेगी। अच्छा, तो आपकी पहले निकलेगी, उनकी बाद में निकल जाएगी, फर्क कितना है? पर्ची आज नहीं तो कल निकलेगी सबकी। रविंद्र जी हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम जिस दिन शुभकामनाएं दे रहे हैं जपेंद्र जी में आए हैं, हमारा तो दोस्त स्लोगन है, न तनख्वाह, न भत्ता, न गाड़ी, न बंगला। हम लोगों ये नैतिकता से जुड़ी हुई राजनीति। ठीक, ये नैतिकता का पाठ अपने दायित्वधारियों को भी पढ़ाइए कुंवर साहब,
ये नैतिकता बताता हूँ होता क्या है। एक मिनट अब चलते चलते फाइनल कमेंट। इन दायित्वधारियों के कामकाज की एक अलग समीक्षा होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन कई दायित्वधारी रविंद्र जी ऐसे भी रहे ना, जिनको नहीं मिली तो वो लाल बत्ती सर पर बांधकर भी घूम रहे थे, याद होगा, चेहरे भी याद आ गए होंगे सबको, है ना। हम तो नाम मत बुलवाइए, बाकी सब ठीक है। कुंवर साहब, दायित्वधारी हमने हाल ही में भी देखे, सायरन बजाती हुई गाड़ियां चल रही थी और यूपी के अंदर वो गाड़ियां घूम रही थी। ठीक, संगठन ने बोला है साहब को कि जाके पीलीभीत तैयारी करो, दायित्वधारी हैं, पीलीभीत तैयारी कर रहे हैं, पहली है सुलझा लीजिए। ठीक, क्योंकि पीछे से आके हमें ही उन्होंने बताया, तिलक जी हम जवाब दे दें। हाँ, बस इतना फर्क है कि दायित्वधारी कितना काम करते हैं आपको भी मालूम है और हमें भी, और पूरे उत्तराखंड को भी। रिपोर्ट कार्ड रखिए, समीक्षा हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, हमेशा के लिए ये बात खत्म हो जाएगा। मानदेय बढ़ाइए 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए, लेकिन 50 लाख रुपए का काम करके दिखाएं वो। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, रविंद्र जी, गरिमा जी। तो दायित्व का मसला बहुत गंभीर है और अब इस मसले पर क्या वाकई में एक तरफ मौज और दूसरी तरफ बोझ है सरकारी खजाने पर, यह यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।